नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। क्या एक खांसी का सिरप भी किसी की जान ले सकता है? और अगर ले सकता है और ले रहा है तो ये बेहद बेहद शर्मनाक है। ताजा मामले में 14 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं और 3 साल में दुनिया भर में भारतीय कंपनियों का बनाया गया जहरीला कफ सिरप 300 से ज्यादा बच्चों को लील चुका है। लेकिन कौन ये लोग हैं जो ये सिरप बना रहे हैं, जो खांसी ठीक करने के नाम पर जान ही ले रहे हैं? जो खांसी घरेलू नुस्खे से भी ठीक हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए आखिर सिरप में ऐसा क्या मिलाया जा रहा है कि वो हत्यारा बन गया है? और बनाने वाले तो बनाने वाले, हमारे फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? दुनिया भर में भारतीय कफ सिरप से ही बच्चों की मौत क्यों हो रही है? 100-150 रुपए के सिरप में आखिर ऐसा क्या मिलाया जा रहा है कि बच्चों की किडनियां फेल हो रही हैं? एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही कि आने वाले वक्त में एआई डॉक्टरों की जगह ले लेगा, और दूसरी तरफ यह हाल है कि कफ सिरप से जान जा रही है, और वो भी मासूम बच्चों की। हद से ज्यादा शर्म की बात। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक कफ सिरप मौत का कारण बन रहा है, वो भी बच्चों की। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, जो कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, कफ सिरप का मामला है, और बड़े लंबे समय से चर्चा में है, और अभी हाल फिलहाल में ये मामला, ये घटना भारत में ही घटी है। हर जगह मेड इन इंडिया कफ सिरप निशाने पर आए। तो डॉक्टर रवि, जितना हम जानते हैं, एक कफ सिरप के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो खांसी या कफ की दवाई, और दूसरा जो एक तरह का मीडियम है जो उसे पिलाने के लिए, ताकि जिसमें दवाई घोली जा सके, बच्चे पी लें, फिर उसे मीठा भी बनाया जाता है। और बताया जा रहा है कि ये जो सॉल्वेंट है, सारी प्रॉब्लम उसमें है, वहां गड़बड़ हुई और उससे बच्चों की जान जा रही। क्या है ये चीज? ये सबसे पहले तो एज ए पीडियाट्रिशियन आपको बता दूं, जो बच्चा 4 साल से छोटा उसको हम कफ सिरप दे ही नहीं सकते। कफ सिरप्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिलो द एज ऑफ 4 इयर्स। ये चाहे हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, सब लोगों का मानना यही है। जितनी पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है उनका मानना यह है कि कफ सिरप, कोई पीडियाट्रिक एसोसिएशन 4 साल कहती है, कोई 6 साल कहती है, छोटे बच्चों में कफ सिरप नहीं दे सकते। पहली चीज तो बड़ी क्लियर है। दूसरा, कफ सिरप्स के अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा, कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, जिनको हम एंटी टसिव्स कहते हैं, या एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं। ये सब के सब जो हैं कई बार बच्चों को नुकसान भी कर सकते हैं, खासकर अगर ज्यादा डोज में लिए जाएं। तीसरी बात ये है कि कई सॉल्वेंट्स होते हैं विच आर नॉट फॉर ह्यूमन यूज, वो पॉइजनस होते हैं, ह्यूमन यूज के लिए नहीं किए जाने चाहिए, जैसे डाइथाइल ग्लाइकोल वगैरह है। कई बार कफ सिरप इनसे भी कंटेमिनेटेड होते हैं और ये जहरीले प्रोडक्ट होते हैं। नॉर्मली ये डाइज में, रेजिन्स में या पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो कई बार ये भी कंटेमिनेट कर देते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाती है। इन नटशेल, कफ सिरप्स का कोई रोल नहीं है बच्चों के अंदर। छोटे बच्चों में कफ सिरप बिल्कुल नहीं देने चाहिए। बड़े बच्चों में अगर देते हैं तो बहुत जुडिशियसली, बहुत केयरफुली उनका यूज करना चाहिए। और कफ सिरप्स में कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये एक सीरियस इशू है, जिसके लिए कि गहन अध्ययन, एक मजबूत और एक्सपीरियंस टीम के साथ में इसका गहन अध्ययन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाए उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आगे कभी भी कफ सिरप से कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि कफ सिरप ही कल्प्रिट था तो। तो डॉक्टर चावला, तो पहली बात तो ये कि गलती वहीं हो गई कि बच्चों को कफ सिरप दिया गया, जैसे डॉक्टर रवि बता रहे हैं कि वो तो अलाउ ही नहीं है, रिकमेंडेड ही नहीं है, और ये सारे बच्चे जिनकी जान गई वो 5 साल या उससे छोटे बच्चे हैं। और नंबर 2 कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ईजी या डीईजी, अगर ये इतने खतरनाक हैं कि इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो बच्चा हो या थोड़ा बड़ा बच्चा हो, 5 साल से ऊपर का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, इन्हें फिर बैन ही क्यों नहीं कर दिया जाता? ये अपने देश में आपको पता ही है कि ओवरऑल ये चीजें बैंड है। ये एक चीप सॉल्वेंट है, जैसे डॉक्टर रवि मलिक बता रहे थे। नॉर्मली ग्लिसरीन यूज करते हैं या और कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये चीप है तो ये कई लोग इस्तेमाल करते हैं, या कंटामिनेंट होता है। और इसका मेन जो होता है, ये ऑक्सलेट में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट,
जो जाके हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करता है और बच्चे की किडनी फेल हो जाती है और उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और उसका डेथ भी हुई है। आपने देखा कितने लोगों की डेथ हुई है। सो ये ओवरऑल जो रोकथाम है, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो स्ट्रिक्ट होनी पड़ेंगी। सिर्फ ये एक आपको सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। बहुत सारी दवाएं हैं जो सिर्फ हमारे देश में भी हैं, जो जिनका अभी उतनी अच्छी तरह से टेस्ट भी नहीं होते हैं। थोड़े पेशेंट में टेस्ट करते हैं और वो कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं जो संसार में कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये जो ड्रग कंट्रोलर है उसको सख्त होना पड़ेगा इसके लिए। ये तो एक दवा है, ऐसी कई दवाएं हैं जो सामने नहीं आई। ये सामने आया है, हमने देखा कि काफी बच्चों को इससे नुकसान हुआ और इसका मीडिया में काफी चर्चा बनी हुई है। बट आई थिंक इसको लेके बाकी चीजों को भी हमें थोड़ा सशक्त करना चाहिए ताकि बाकी भी कहीं और जगह से नुकसान ना हो। ड्रग कंट्रोलर को और काफी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो देते हैं, ये लाइसेंस देते हैं, उसके लिए ज्यादा अच्छे मापदंड होने चाहिए। दो प्रक्रियाएं हैं इसमें, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लाइसेंस, तो एक है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल लेवल पे लाइसेंस देती है, और एक है SDSCO जो कि स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके लाइसेंस मिलने के बाद दवाओं का निर्माण होता है और उसको कौन चेक करता है, वो जिम्मेदारी होती है फूड एंड ड्रग कंट्रोलर्स की, जो कि स्टेट लेवल्स पर होते हैं, जो चेकिंग का काम करते हैं। अब डॉक्टर रवि, जो WHO कहता है कि मिला तो आप सकते हो, लेकिन उसकी मात्रा, ये EG और DEG जो दो कंपाउंड है, 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी तो ये वाले मामले की जांच चल रही है। पिछले जो एक दो मामले हैं जहां युगांडा या किसी अफ्रीकी देश में 66 बच्चों की इकट्ठे डेथ हुई थी और वो सब वो भारतीय कफ सिरप थे, उनमें 200% मतलब 200 गुना ज्यादा जो लिमिट, परमिसेबल लिमिट है, उससे ऊपर पाए गए। इसका यह मतलब है कि ये दवाइयां, इन्हें लाइसेंस तो मिलता ही मिलता है, जब ये बन जाती हैं इनकी चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि कितना मिलाना अलाउड था और कितना मिला दिया गया, और वो भी 200 गुना ज्यादा। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत 0.1 का 0.2 हो जाए समझ में आता है, लेकिन 200 टाइम्स मोर, 26, 27, 28, 34% तक ज्यादा। देखिए, ये इस तरह के जब भी इंसिडेंसेस होते हैं, जैसे डॉक्टर चावला ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत सारी और दवाइयां, सबके ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए। इस तरह के इंसिडेंट्स होने के बाद में बेसिकली सवालिया निशान उठ जाता है हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग एथिक्स के ऊपर, या जो OTC ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये जो है एक बड़ी संगीन मामला है और ये बहुत अच्छा है कि मीडिया इस बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है लोगों के बीच में, ताकि इसकी जागरूकता बहुत हो। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे छोटे छोटे बच्चों की जान का सवाल है, उनकी हेल्थ का सवाल है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी काफी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स भी जो है वो अच्छे करने पड़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा, विजिलेंस के छापे पड़ने चाहिए कि भाई कहां पर इस तरह की दवाई जा रही है, रेगुलर केमिकल एनालिसिस होने चाहिए सिरप्स के और दवाइयों के, और OTC ड्रग्स जो अवेलेबल है, काउंटर के ऊपर अवेलेबल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कौन सी दवाई दी जा रही है कौन सी नहीं जा रही है, तो केमिस्टों के ऊपर भी एक शिकंजा कसा होना चाहिए। और डॉक्टर्स को भी जो है वो अपने एथिक, जो जितनी भी रेगुलेटरी हमारी रूल्स बना दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कफ सिरप अगर दे ही नहीं सकते तो नहीं दे सकते ना बच्चे को। अगर 4 साल से छोटे बच्चे को कफ सिरप, ये तो बात की बात आती है उसके अंदर कंटेमिनेंट है नहीं है क्या चीज है, लेकिन अगर हम दे ही नहीं सकते तो फिर देंगे क्यों हम उसको, जब उसका कोई एविडेंस बेस्ड जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से कफ सप्रेसेंट्स का कोई रोल नहीं है। तो बच्चे की खांसी को ठीक करना जो है कफ सप्रेसेंट या कफ सिरप से नहीं है, उसको आप प्रॉपर डायग्नोस कीजिए, डायग्नोसिस के हिसाब से इलाज कीजिए, उसको हाइड्रेशन अच्छी रखिए, नेबुलाइजर की आवश्यकता वो दीजिए, निमोनिया तो एंटीबायोटिक दीजिए, नेजल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजों का इलाज है बनिस्बत के हम कफ सिरप देने लग जाए। पेरेंट्स के लिए भी मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो है, कभी भी बच्चे को घर में जैसे अडल्ट कफ सिरप पड़ा होता है, मदर उसी को उठा के आधा आधा चम्मच बच्चे में दे देती है। अब उसकी कितनी डोज जा रही है, हैवी डोज तो नहीं जा रही, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग तो नहीं हो रही, तो ये भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बिना डॉक्टर की सुपरविजन के छोटे बच्चे को आप दवाई नहीं दे। दूसरी चीज है, जब भी आप दवाई खरीदें तो उसको प्रॉपरली देखें, उसकी लीफलेट पढ़ें
क्या ये दवाई 2 साल से छोटे या 4 साल से छोटे बच्चे को, लीफलेट में सब कुछ लिखा होता है, दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, इसका बैच नंबर क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, प्रॉपर बिल लीजिए। और कभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसी दवाई आपको दी जा रही है जो कि बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, वो डिस्पेंस हो रही है, तुरंत आप अथॉरिटीज को बताइए ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अपने बच्चे को भी बचाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी इस तरह की कोई हादसा ना हो या इस तरह की कोई डेंजरस चीज ना हो, उसको भी बचाइए। अब अगर इन कॉफ सिरप्स को लिया जाए, तरह तरह के इनमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वेदर दे आर कंटेमिनेटेड और दे आर नॉट कंटेमिनेटेड। अगर ओवरडोज हो जाती है इवन डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जैसी दवाई की भी, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एरिथमियास हो सकते हैं, बच्चा ड्राउजी हो सकता है, बेहोशी में आ सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। तो जी। साइड इफेक्ट्स इनके बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोगों को एक जागरूकता करनी बड़ी जरूरी है और मल्टी लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को लेके, रेगुलेटरी बॉडीज को लेके, पेरेंट्स की अवेयरनेस को लेके, पब्लिक अवेयरनेस को लेके, सारी चीजों को मिला जुला के तब हम बच्चों को सेव कर पाएंगे। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने बातें बताई। उसमें से 2 बात तो बहुत प्रमुख की, लिखने वाले डॉक्टर ही थे, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो प्रैक्टिसेस हैं, जो फॉलोअप्स हैं, वो फॉलो क्यों नहीं किए गए, छोटे बच्चों का सिर्फ क्यों लिखा गया। और दूसरा जो आपने कहा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है सर, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कफ सिरप को एक बहुत मामूली आम दवाई मानी जाती है, बड़ों वाला सिरप उठा के बच्चों को कि कम दे दो, थोड़ा सा आधा चम्मच, आधा ढक्कन दे दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पेरेंट्स सावधान हो जाएं, ऐसी चीज कभी भूल के भी ना करें, भले ही वो कितनी भी अच्छी कंपनी का ही क्यों ना हो, क्योंकि लिमिट है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे, 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है आपको। डॉक्टर चावला, एक और चीज समझना चाहता हूं कि ये बच्चों को जो कंटामिनेटेड कफ सिरप गया, उनकी जान चली गई, उनकी डेथ हो गई, तो ये जो सिरप अंदर गया, तो क्या ये एक ही बार लेने में पूरा डैमेज हो गया, ये लगातार दिया गया होगा, क्या क्या हुआ होगा शरीर के अंदर? देखिए, जो चीज शरीर के लिए खराब है, चाहे आप कम मात्रा में देते हैं या ज्यादा मात्रा में देते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकती है। हर एक चीज हर एक व्यक्ति को तो नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इन बच्चों में ये मात्रा जो कफ सिरप में ज्यादा थी, 1-2 बार, ये बहुत छोटी बॉटल होती है, उसने कुछ ही बार ली होगी और उससे उसकी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, मैंने अभी बताया था कि ऑक्सलेट क्रिस्टल बनते हैं, वो ट्यूब्यूल्स ब्लॉक करते हैं, उसको एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है और डायलिसिस और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो आपको एक मजेदार बात यह है कि हमारे कहीं भी हमें ये पढ़ाया नहीं जाता कि कफ सिरप्स की जरूरत है, इवन अडल्ट्स में भी। बट ये एक तो आदत बन गई है, एक हमारे मरीजों को कफ सिरप जरूर चाहिए। अगर आप उनको नहीं लिख के देते हो, वो कफ सिरप मांगते हैं, इतने सालों से उनको आदत है। कुछ थोड़े उसमें एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत कफ सप्रेसेंट होता है। पहले कोडीन हुआ करती थी, तो उससे क्या होता था, लोगों को उसकी लत लग जाती थी, वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी। अब डेक्स्ट्रोमॉर्फिन है और उससे थोड़ा सा कफ सप्रेसेंट होता है, बट आपको जिस चीज से हुई है बीमारी, उसका इलाज करना होता है। डॉक्टर रवि मलिक ने भी अभी कहा, जैसे नेबुलाइजर, ऑक्सीजन, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीहिस्टामिनिक्स, और ये ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। आप थोड़े समय के लिए इन सब चीजों को देना होता है और वो सेटल हो जाती है। तो एक तो सबसे पहली बात है कि कफ सिरप्स तभी लेने चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो। आप कफ सिरप कोई भी नहीं ले। अडल्ट्स के लिए भी मैं ये बात कहूंगा, मैं बहुत कम कफ सिरप लिखता हूँ, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, दिन में बहुत ही कम मैं लोगों को कफ सिरप लिखता हूँ। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको कफ सिरप से ही खांसी ठीक होगी, खांसी बाकी चीजों से भी ठीक होती है। बट अगर आप इसको यूज करते हैं, 4 साल के बच्चे से नीचे नहीं देनी है, एक अच्छी कंपनी की लें, डॉक्टर अगर बताता है उतनी ही मात्रा में दें, उससे बिल्कुल ज्यादा मत दें। और कफ सिरप अमूमन अवॉइड करनी चाहिए। कफ सिरप खास करके जो कफ सप्रेसेंट जिनमें होता है, हालांकि बच्चों में तो देखो सिरप ही देते हैं सब चीजों के लिए, बिकॉज वो गोलियां नहीं ले सकते। बट जो सप्रेसेंट कफ सिरप्स हैं, ये कम से कम लेनी चाहिए। जी, और ये सवाल मैंने डॉक्टर साहब इसीलिए पूछा कि जो हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने या तो थोड़े बड़े बच्चों को सिर्फ दे दिया होगा, या पिला रहे होंगे, पिलाते होंगे, किसी अच्छी कंपनी का लिया होगा, सब कुछ होगा, वो इस समय बहुत घबराए हुए होंगे। तो समझना ज़रूरी था। एक छोटा ब्रेक,
ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल कि क्यों आखिर हमारा सिस्टम इतना लचर है इन सब चीज़ों को लेकर, और ख़ास तौर पे दवाई जैसी चीज़, क्या उसको सुधारने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता? 2023 में जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात हुई थी, वो सब कहाँ गई और क्यों ये घटना आखिर घटी? एक छोटा ब्रेक के बाद ये दो अहम सवाल। वेलकम बैक। आज बात हो रही है कि सिरप का कहर दवा या जहर, क्योंकि कफ सिरप पीने से ताज़ा मामले में 16 से ज़्यादा बच्चों की जान जा चुकी है और अभी भी पूरे देश में अलर्ट किया हुआ है। मामला मध्य प्रदेश मुख्य तौर पे, फिर राजस्थान की भी बात हुई, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अब अलर्ट है कि क्या वहाँ पर भी तो एक पर्टिकुलर कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोडक्ट, ये कफ सिरप नहीं पहुँचा जो बच्चों की जान ले रहा है। वेल, ब्रेक से पहले हमारे दोनों ही पैनलिस्ट ने, दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि किसको कफ सिरप देना चाहिए, वो कैसे काम करता है, क्या मिस्टेक होती है तो वो जानलेवा बन जाता है। डॉक्टर मलिक, मैं ओवरऑल, जैसे आपने बड़ी दवाइयों का भी जिक्र किया, नॉट ओनली कफ सिरप, 2023 में सरकार ने दवा कंपनियों के लिए जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया था, और बावजूद उसके जो एफिशिएंसी क्रिएट होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, इतनी सारी दवाइयाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं इतने सारे देशों को, लेकिन हमारे अपने ही स्टैंडर्ड अपने ही देश में बहुत ही दयनीय है। देखिए, हम लोगों को स्टैंडर्ड्स भी प्रॉपर बना के रखने चाहिए और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी देखना चाहिए। सक्षम टीम होनी चाहिए जो कि विजिलेंस एक्टिविटीज करें, बार बार केमिकल एनालिसिस करें। ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो क्वालिटी के इश्यूज नहीं आएंगे। इस तरह के जब भी इश्यू होते हैं तो डेफिनेटली कंसर्न्स आते हैं क्वालिटी इश्यूज को या मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की जो मृत्यु हुई है अगर इसी कॉफ सिरप की वजह से हुई है, बहुत 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 दुखद बात है, वो तो है ही है। लेकिन हमारी इंटरनेशनल मार्केट में भी जो रिपुटेशन डाउन होती है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, हम वैक्सीन भी एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे हम लोगों का एक्सपोर्ट भी रुक सकता है, आर्थिक हम लोगों के ऊपर भी डेंट आ सकता है। तो जितने भी ब्लैक शीप्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं, जहां पर भी लो क्वालिटी की मेडिसिन जा रही हैं, उनको तुरंत उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान का और लोगों की हेल्थ का ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जिसको कि हमारे को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो पेरेंट्स है या जो उपभोक्ता है या जो कंज्यूमर है उस दवाई का, उसको भी जागरूक होना बड़ा जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप सिरप दें उसको अच्छे से हिला के दें। कई बार क्या होता है, हम बिना हिलाए सिरप को देते रहते हैं और उसका नीचे जो सेडिमेंट रह जाता है उसमें दवाई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार पॉइजनिंग हो सकती है। दवाई को प्रॉपर, उसको जो भी टेम्परेचर कंट्रोल है उसके अंदर रखें। शीशी को खोलने के बाद में महीने के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आपने ड्राई पाउडर की शीशी किया तो उसको हफ्ते में आप इस्तेमाल करें। ये सारी प्रिकॉशंस जो है उपभोक्ता को भी लेनी बड़ी जरूरी है, और दवाई खरीदते वक्त भी बहुत ज्यादा आपको जागरूकता की जरूरत है। जिस भी आप केमिस्ट से ले रहे हैं उसके पास पूरा लाइसेंस होना चाहिए, वो आपको पूरा प्रॉपर बिल देगा अपना, और उसके बाद में आप सारी चीजों को चेक कीजिए कि ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ, कैसे आया। तो उपभोक्ता की लेवल के ऊपर भी ये होना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक फाइनल कमेंट में डॉक्टर चावला का भी ले लेता हूं वहीं से जहां से आपने बात खत्म की। डॉक्टर चावला, भारत एक ऐसा देश है जहां पर ओवर द काउंटर दवाई इतनी आसानी से मिल जाती है जो शायद दुनिया के बहुत सारे देशों में तो संभव ही नहीं है। क्या इस प्रैक्टिस को भी अब वक्त आ गया है कि हमें थोड़ा रेगुलेट करना होगा? देखो, अभी शहरों में फिर भी ये कुछ लागू है। बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई नहीं देते, बट मेजॉरिटी जितनी है, जितने मेजॉरिटी केमिस्ट हैं, आप उनसे कोई भी दवाई ले सकते हो, किसी किस्म की भी दवाई दिल्ली शहर में भी ले सकते हो। आई थिंक ये रेगुलेटरी बॉडीज को बहुत सख्त होना पड़ेगा। ये एक इंडिकेटर है, चाहे छोटा इंडिकेटर है, जो बहुत बड़ी कोई आपदा से हमें बचा सकती है। आई थिंक ये आपने सही बात करी कि इनके लिए हमें इस वक्त इस तरह का कोई कदम उठाना है जिससे कि आगे जाकर इस तरह की चीजें दोबारा रिपीट ना हो। जी, जस्ट टू कंक्लूड दिस, दो बड़े पॉइंट्स। पहली बात जो हमारे दोनों ही डॉक्टर साहब ने कहा कि आप, एक तो ये जो कफ सिरप वाली चीज़ है, छोटे बच्चों को तो 4 साल के नीचे अलाउड ही नहीं है, तो ये बात ध्यान से रख लीजिए। कोई दवाई देनी भी है तो वो डॉक्टर्स देंगे। कफ सिरप यूं भी छोटा हो बड़ा हो, इतनी आसानी से सिर्फ ओवर द काउंटर खरीद के मत पी जाइए, चाहे वो अच्छी कंपनी का क्यों ना हो। आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही इन चीज़ों को लीजिए। और दूसरी जो साइड है
जो घटना भारत में घटी या भारतीय दवाइयों के चलते पहले भी घटी है, खासतौर से कफ सिरप, हाई टाइम है कि इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, खास तौर पे दवाइयों में रूल्स, रेगुलेशन और चेकिंग तीनों लेवल पर अब फिर से विचार करके उसे री रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जानलेवा तो है ही, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, रेपुटेशन को भी ख़राब करता है और किसी की जान से बढ़कर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। किसी का मुनाफा, किसी कंपनी का या किसी डॉक्टर का, कुछ भी वो इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो ये रेगुलेशन के बिना संभव होगा नहीं। फिलहाल आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई हैं, आई थिंक वो सभी दर्शकों ने अच्छे से सुनी और एटलीस्ट वो अपने लेवल पे ख्याल रख पाएंगे। नमस्कार।